नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन ठाकुर। इस चैनल पे आपका दिल से धन्यवाद। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखा जाए दोस्तों तो पिछले एक साल में जिस तरह से मार्केट का सेंटिमेंट रहा है, कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और ये अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड आज लगभग माना जाए तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्क बहुत कम हो जाते हैं कंपेयर टू स्टॉक। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो कि पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, जो एक्टिव नहीं रहना चाहते मार्केट में, यानी वो काम करते हुए भी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छी ऑप्शन हो सकती है। दोस्तों आज बात करें तो लगभग इंडिया में NSE में लगभग 23.5 करोड़ के आसपास रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है, जो कि हालांकि ज़्यादातर लोग इसमें से ट्रेडिंग या स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टिंग करते हैं। अभी भी मात्र 30% ही उन 23.5 करोड़ में है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा बात की जाए तो महाराष्ट्र में लगभग 3 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर है। वहीं पे गुजरात और राजस्थान की बात करें तो लगभग 2.25 करोड़ के आसपास वहाँ पे एक्टिव इन्वेस्टर है। और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं और भी सुधर गया जब इंडियन स्टॉक मार्केट ने लगातार पिछले एक साल में निगेटिव रिटर्न दिखाया, तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। एंड वो अग्रसर है कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट ना करके पैसिव इन्वेस्टमेंट करें, जहां से हमें अच्छे खासे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड सही हो सकता है। आगे बात करेंगे उन आंकड़ों के और म्यूचुअल फंड क्या सही है। एंड 3 ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड को आज लेंगे जिसका एग्जिट लोड, NAV एंड एक्सपेंस रेशियो, जो कि एक म्यूचुअल फंड के ऊपर आने वाली खर्च होती है, वो भी कहीं ना कहीं कम है एंड बहुत पावरफुल एंड मोस्ट रिटर्न जनरेट करके दिया अभी तक इन्वेस्टर को, तो उसे भी कंसीडर करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह से वॉच करें, फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, वो मैं बता दूं आपको कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक से, ट्रेडिंग से बहुत ही कम रिस्क हो जाते हैं। एंड यहाँ पे हालांकि स्टॉक जितने रिटर्न नहीं मिलेंगे, बट फिर भी एक सेफ होराइजन में आपको अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद की जा सकती है। आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं एक गोल सेट करना चाहिए कि हम 10 साल के लिए, 15 साल के लिए या 5 साल के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एंड आपको हो सके तो लमसम करें या SIP करें। SIP के थ्रू आप कंटिन्यू रखें, 5,000, 2,000 या इवन आप 500 रुपये से भी SIP कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होता है। वहीं पे जब आप शेयर मार्केट में जाते हैं, अगर रिलायंस का मान लीजिए एक शेयर आपको लेना है तो 3,000 के आसपास आपको एक शेयर मिलेंगे। वहीं म्यूचुअल फंड में उसी शेयर को आप 500 एंड 100 रुपये के SIP के थ्रू भी उस शेयर को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी का एंड डिस्काउंटेड प्राइस का कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलता है। दोस्तों नए निवेशक के लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आप कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदना चाह रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में आपको एग्जिट लोड देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यानी कहने की बात ये है कि दोस्तों आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे फ़ायदा हो जाते हैं। फर्स्ट बात करें तो आपको जो लॉन्ग टर्म में यानी लगभग 1 साल के ऊपर जो भी इन्वेस्टिंग होता है वो लॉन्ग टर्म में आ जाती है। यानी लॉन्ग टर्म में आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म में टैक्सेस कम होते हैं, बजाय कि आपको शॉर्ट टर्म में। तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म में ज़्यादा आपको टैक्सेस देना पड़ता है, जिससे आपके रिटर्न में कमी आ जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको एग्जिट लोड भी ले लिया जाता है 1%। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये रखे एंड 1 साल से पहले ही आप उसे रिडीम करना चाहते हैं, तो फिर आपका वहाँ कहीं ना कहीं वो रिटर्न को कम कर देती है। 1% है और 10,000 आपने कहीं इन्वेस्टेड किया है एंड 1 साल से पहले ही निकालना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे 9,900 ही मिलेंगे, क्योंकि आपने उसे 1 साल से पहले ही रिडीम कर लिया है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको लॉन्ग होराइजन होना चाहिए, एक लॉन्ग गोल होना चाहिए, फिर आप अच्छे से रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों मार्केट में कभी भी वोलेटिलिटी आए, ऊपर जाए नीचे जाए, यानी वोलेटिलिटी आए, तो आपको घबरा के वहाँ पे तो बिल्कुल भी आपको
म्यूचुअल फंड से या किसी के सलाह से भी उस समय आपको एग्जिट नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको वहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए कि आपको मौका, वहाँ पे मार्केट आपको अच्छे दे रहे हैं कि जो हाई वोलेटिलिटी थी, यानी जहाँ से बियर मार्केट ऑलरेडी मूव हो चुकी थी, जहाँ पे आपने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो 500 रुपये में अगर जो 5 शेयर आते थे, वहीं बियर मार्केट में जब मार्केट गिरा हो तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि 10 ज़्यादा शेयर मिल जाए, क्योंकि मार्केट में क्या हो गया कि वहाँ पे ज़्यादातर सेलिंग का प्रेशर होता है। तो सेलिंग के प्रेशर में ज़्यादातर लोग स्टॉक बेचते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा मिलता है, यानी कम पैसे में आपको ज़्यादा म्यूचुअल फंड के NAV मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड पैनिक होके कभी भी म्यूचुअल फंड से एग्जिट नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म होराइजन में एक फिक्स रिटर्न आपको मिलेंगे, इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फिर सवाल आता है कि क्या हमें NFO में यानी न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, ज़्यादातर पास्ट परफॉर्मेंस वाली जो म्यूचुअल फंड है, जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है एंड अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, तो फिर आपको उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, ना कि NFO के साथ। क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस देख के आप फ्यूचर का वैसे प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट फिर भी अगर किसी म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अच्छे रिटर्न पास्ट में दिए हैं तो उसे उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर में भी रिटर्न दे। दोस्तों, हमने ऐसे ही 3 म्यूचुअल फंड हाउसेस को लिया है, जिसे आपको देखना चाहिए एंड समझना चाहिए कि किस तरह से लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिया है। 2 म्यूचुअल फंड जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी की है, एक जो मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड लिया है वो फ्लैक्सी कैप है। फ्लैक्सी कैप बोले तो वैसे फंड होते हैं जिसका मैनेजमेंट होती है, जो फंड मैनेजर होते हैं वो फ्लैक्सिबल होते हैं किसी भी स्टॉक में परचेज करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक पिछले 2 साल या 1 साल से अच्छे रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो उसके जो फंड मैनेजर होते हैं उसको अधिकार होता है कोई स्टॉक से एग्जिट लेके और जो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं उसमें एंट्री लेने का। तो फ्लैक्सी कैप का कहीं ना कहीं बहुत ही फ़ायदा है। तो चलिए दोस्तों, उन तीनों म्यूचुअल फंड को देख लेते हैं एंड समझते हैं कि किस तरह से उसका रिटर्न जनरेट हुआ है एक अच्छे होराइजन में। दोस्तों, डिटेल में डिस्कस करेंगे इन तीनों म्यूचुअल फंड को। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो कोई भी म्यूचुअल फंड आप लेते हैं तो उसके कैटेगरी सिलेक्ट करें। स्मॉल कैप की देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये जो कंपनी है देख सकते हैं, ये पहला जो है फंड हाउस, ये निपॉन इंडिया स्मॉल फंड कैप है। दूसरे की बात की जाए तो ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। ये हालांकि अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं म्यूचुअल फंड में, सबसे अच्छे अगर किसी का रिटर्न रहा है तो मोतीलाल ओसवाल का। थर्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं HDFC फ्लैक्सी कैप है। इसमें हालांकि थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, लेकिन जो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें ज़्यादा आपको रिस्क होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं निपॉन स्मॉल कैप एंड HDFC फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये तीनों अलग अलग कैटेगरी का है। लेकिन इसके रिटर्न की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए दोस्तों ना, तो यहाँ पे आप निपॉन का देखें तो निपॉन का 3 साल का पहले देख लेते हैं। ये 3 साल का है दोस्तों। 3 साल में निपॉन देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 24% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप यहाँ पे 26.3% है एंड HDFC फ्लैक्सी कैप लगभग 24 के ऊपर ही है। यानी लगभग बात की जाए तो सारे तीनों म्यूचुअल फंड में एक चीज़ कॉमन है और ये है कि लगभग ये सभी ने लगभग 24% के आपको ऊपर ही रिटर्न जनरेट करके दिया है। यानी ये CAGR दिया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो इस तरह से आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। और भी इसको देखते हैं, ये तो 3 साल का डेटा रहा दोस्तों। 1 ईयर का देखते हैं। 1 ईयर की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लगभग बात की जाए तो 1 ईयर में हालांकि बहुत अच्छे फंड हाउसेस ने भी पिछले 1 साल में अच्छे रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है, लेकिन फिर भी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने लगभग 8% के आसपास रिटर्न दिया है। दूसरी बात की जाए दूसरे फंड की तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लगभग माइनस में रिटर्न है, दोनों का माइनस में रिटर्न है। एंड HDFC का बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट है, यानी लगभग
2% के आसपास यहाँ पे इसका रिटर्न है। नहीं तो बात की जाए तो लगभग ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड है वो कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से रिटर्न बहुत ही कम जनरेट करके दिया है। चलिए ये तो 3 ईयर का, अब 5 ईयर का देख ले तो दोस्तों, तो 5 ईयर की बात की जाए तो लगभग एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक चीज़ कॉमन है, वो लगभग 30% के ऊपर ही तीनों का रिटर्न है। पहला बात की जाए तो निपॉन का 33.3% के आसपास है, मोतीलाल की बात की जाए तो 34.2% है, एंड HDFC फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में देखा जाए तो वो भी लगभग 30% के ऊपर ही रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब इसके और भी इम्पोर्टेंट रेशियो देख लेते हो दोस्तों, तो यहाँ पे देखें तो मिनिमम SIP का जो यहाँ पे आप फ़ायदा ले सकते हैं वो ये है कि आप लगभग 2 ऐसे फंड है, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और HDFC फ्लैक्सी कैप में, दोनों में 100 रुपये से ही आप SIP कर सकते हैं, यानी 100 रुपये पर महीने से भी आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अच्छे खासे। या मोतीलाल की बात की जाए तो सिर्फ मोतीलाल मिड कैप में ही आप 500 रुपये से मिनिमम SIP कर सकते हैं, यानी हर महीने आप 500 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है एक्सपेंस रेशियो का, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो आपको बताती है कि किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर कितने खर्च आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो रिटर्न बनते हैं उसमें से ही कट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो पहला निपॉन में देखें दोस्तों तो लगभग 0.64% है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में देखा जाए तो 0.7% है, एंड HDFC फ्लैक्सी कैप में भी लगभग सेम ही है 0.70, यानी तीनों में बात की जाए तो लगभग 0.60% के ऊपर ही है। NAV की बात की जाए तो अभी इंडिया स्मॉल कैप, ये निपॉन स्मॉल कैप में 186 है, एंड मोतीलाल ओसवाल में 114 है, और यहीं पे HDFC में बात की जाए तो 2198 का NAV है। फंड कब स्टार्ट हुआ था तो देख सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 31 दिसंबर 2012 को स्टार्ट हुआ था। यहीं पे मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो 24 फरवरी 2014 को, और HDFC फ्लैक्सी कैप 1 जनवरी 2013 को। तो यानी सारा को यहाँ पे देखा जाए तो तीनों फंड हाउस 2012 के बाद ही स्टार्ट हुए। फंड साइज की बात की जाए तो ये 64 करोड़ के आसपास है इंडिया स्मॉल कैप, एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात की जाए तो ये लगभग 34,000 करोड़ है, एंड HDFC फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ यहाँ पे 81,000 के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का AUM है तो है लगभग HDFC फ्लैक्सी कैप का। और भी इंपॉर्टेंट रेशियो देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एग्जिट लोड जो कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म को अप्लाई करती है, कि अगर शॉर्ट टर्म में यानी 1 साल से पहले आप अगर किसी फंड से पैसे निकालते हैं तो आपको कितने चार्जेस कम हो जाएंगे, यानी ये भी कहीं ना कहीं आपके जो रिटर्न बनते हैं उसमें से ही 1% कट कर लिए जाते हैं। तो एग्जिट लोग देखा जाए निपॉन का तो ये 1% के आसपास है, मोतीलाल ओसवाल ये भी 1% चार्ज कर रही है, और HDFC ये भी आपको 1% चार्ज कर रही है, यानी अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा डिडक्ट करते हैं तो। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है रिटर्न के बारे में कि कैसे 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 33% देखा जाए तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का है, एंड वहीं पे मोतीलाल ओसवाल के यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये सारे जो रिटर्न है 5 ईयर के हैं लगभग 30% के ऊपर। तो हमने इसको तो पहले ही डिस्कस कर लिया था। और भी इम्पोर्टेंट रेशियो को देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि जिस फंड हाउस में आपने इन्वेस्ट किया है वो आपके पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो MCX में यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में 2% सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ डिक्सन में ही सिर्फ 10% का इसने रिटर्न, डिक्सन टेक्नोलॉजी में ही लगभग 10% के आसपास होल्डिंग बनाई है। नेक्स्ट बात करते हैं कोफोर्ज में, तीसरी ट्रेंड, यानी सभी IT सेक्टर के कहीं ना कहीं डिजिटल शेयर है उसमें इन्वेस्ट किया है। इसी के वजह से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छे अगर रिटर्न किसी ने 5 साल में रिटर्न जनरेट करके दिया है म्यूचुअल फंड तो मोतीलाल ओसवाल बन जाती है। यहीं पे बात करें HDFC फ्लैक्सी कैप का तो ICICI बैंक में 9% इसका होल्डिंग है, HDFC बैंक में लगभग 8%, एंड एक्सिस बैंक में देख सकते हैं 6.9%, मारुति सुजुकी जो कि
ये ब्रांडेड कंपनी है, सुजुकी कंपनी में लगभग 4.5% के आसपास इन्वेस्ट किया है। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4.25% के आसपास इसने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो HDFC फ्लैक्सी कैप में सबसे ज़्यादा कहाँ पे इन्वेस्टेड हुआ है, तो बैंकिंग सेक्टर में हुआ है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, तो ये डिजिटल में हुआ है। एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात की जाए तो इन्होंने सारे सेक्टर में लगभग इन्वेस्ट किया है। और भी इंपॉर्टेंट रेशियो को देख लेते हैं इनके फंड में। आपको किसी भी फंड में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आपका जो मैनेजर है, फंड को जो मैनेज करता है वो कैसा है, तो उसका यहाँ पे हिस्ट्री आप देख सकते हैं। जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के जो फंड मैनेजर है वो दिव्यादत्त शर्मा है। मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो अजय खांडेलवाल है। एंड HDFC फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का रुचि जैन है। तीनों का आप डिग्री देख सकते हैं, यहाँ पे तीनों का डिग्री है। तो इससे आप उनका एक्सपीरियंस क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन से कहाँ पे उन्होंने काम किए हैं। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का इन्होंने ऑलरेडी निपॉन AMC के साथ काम कर चुके हैं, LLCB के इन एसोसिएट के साथ काम किया। मोतीलाल ओसवाल के जो फंड मैनेजर है यानी अजय खांडेलवाल, तो उन्होंने कहाँ पे ऑलरेडी काम किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के साथ काम किया है, केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, BOI एक्सा म्यूचुअल फंड एंड BK सिक्योरिटी इन्फोसिस में भी काम कर चुके हैं। वहीं रुचि जैन की बात की जाए जो HDFC फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हैं, तो उनका अगर देखा जाए प्रायर हिस्ट्री तो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम किए, फ्रैंकलिन के साथ, गोल्डमैन सैक्स जो कि अमेरिका का सबसे रिप्यूटेड यानी ब्रोकरेज फर्म है, उनके साथ काम किया है। सिंगापुर में विप्रो लिमिटेड के साथ काम किया है। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपको जो मैनेजमेंट है, जो मैनेज कर रही है आपकी म्यूचुअल फंड को, उनके पास्ट परफॉर्मेंस कैसे है।